मार्स हमारा पड़ोसी ग्रह जिसे कॉलोनाइज करने के लिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज लगी हुई हैं। टाइटन शनि ग्रह का वह चांद जिसके बारे में अधिकतर लोग जानते भी नहीं हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि आप इन दोनों में से किस सेलेस्टियल बॉडी पर रहना पसंद करेंगे तो आपका जवाब क्या होगा? मैं जानता हूं कि आप में से 90% लोग मंगल पर रहने के ऑप्शन को चूज करेंगे। मंगल ग्रह पिछले 20 सालों में बहुत फेमस हो चुका है। पहले इसका जिक्र सिर्फ साइंस फिक्शन या एस्ट्रोलॉजी में किया जाता था, लेकिन अब यह हर साइंटिफिक डिस्कशन का अहम हिस्सा बन चुका है। स्पेसएक्स जैसी स्पेस एजेंसी की वजह से आज लोग मंगल पर जाने के सपने देख रहे हैं जो शायद कभी पूरे नहीं होंगे। मार्स और उसकी पॉपुलैरिटी की चकाचौंध में वे ऑब्जेक्ट्स खो चुके हैं जो सच में हमारे लिए एक फ्यूचर होम बन सकते हैं। ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट है टाइटन। आखिर शनि ग्रह का यह चांद किस तरह से मंगल से भी बेहतर है? इसके अंदर क्या रहस्य छुपे हुए हैं और क्यों हम इंसानों को मार्स की जगह इसे कॉलोनाइज करने की सोचना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको मंगल और टाइटन के बीच स्टेप बाय स्टेप अंतर बताने वाले हैं ताकि आप खुद यह डिसाइड कर पाएं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारे फ्यूचर के लिए बेहतर है। किसी भी ग्रह पर लाइफ के लिए परफेक्ट कंडीशंस हैं या नहीं, यह अलग अलग फैक्टर्स से पता चलता है। इन फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ रिसोर्सेज एंड मैग्नेटोस्फीयर होते हैं। अगर किसी स्पेस ऑब्जेक्ट पर यह सारी कंडीशन परफेक्ट मात्रा में अवेलेबल होती हैं, तो उस पर जीवन प्रेजेंट होने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। आइए इन फैक्टर्स पर फोकस करते हुए मार्स और टाइटन को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। टेम्परेचर। मंगल एक रेड प्लैनेट है जिससे कई लोगों को यह लगता है कि इसका तापमान बहुत ज्यादा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा सच नहीं है। मंगल एक एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट है जिसका एवरेज टेम्परेचर -53 से -62 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। मंगल पर लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर -125 डिग्री सेल्सियस है। यह इसके पोलर रीजन्स का तापमान है जहां कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ जमी हुई है। मंगल के हाईएस्ट टेम्परेचर इसके इक्वेटोरियल एरिया में रिकॉर्ड होते हैं। सूर्य से डायरेक्ट रोशनी पड़ने की वजह से यह एरिया नॉर्मल के मुकाबले काफी गर्म रहता है। गर्मियों के मौसम में यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वैज्ञानिक बताते हैं कि पिछले कुछ करोड़ सालों में मंगल के तापमान में तेजी से चेंज आया है। यह चेंज मार्शियन एक्सियल टिल्ट की वजह से हुआ है। सौरमंडल का हर ग्रह अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। यह एक इमेजिनरी लाइन है जो प्लैनेट के पोल से गुजरती है। आपने इसके बारे में अपनी छोटी क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा। समय बीतने के साथ साथ इस एक्सिस का एंगल बदलता रहता है, जिससे प्लैनेट की क्लाइमेटिक कंडीशंस और टेम्परेचर में बदलाव आता है। रिसर्चर्स के मुताबिक मंगल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसका एक्सिस चेंज होने की वजह से इस पर पड़ने वाली हीट की मात्रा बदल चुकी है। पहले जैसी हीट न होने के कारण इसके तापमान में भी फ्लक्चुएशंस हुए हैं, जिन्हें बहुत क्लियरली नोटिस किया जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह टेम्परेचर चेंजेस अचानक से नहीं बल्कि बहुत धीरे धीरे होते हैं। इन्हें नोटिस करने में बहुत एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स और लंबा समय लगता है। यह सिर्फ मंगल के साथ ही नहीं बल्कि पृथ्वी के साथ भी होता है। सौरमंडल में मौजूद हर ग्रह पर टेम्परेचर चेंजेस को नोटिस किया जाता है और यह बहुत ही नॉर्मल बात है। पिछले कुछ सालों में ऐसे ही चेंजेस को टाइटन पर भी नोटिस किया गया है। सूर्य से बहुत दूर होने की वजह से टाइटन का एवरेज टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसका लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस है, जो एक्सट्रीमली कोल्ड की कैटेगरी में आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे ब्रह्मांड में कोई भी चीज -273.15 डिग्री सेल्सियस से ठंडी नहीं हो सकती है। यह हमारे ब्रह्मांड के कोल्डेस्ट टेम्परेचर की लिमिट है। ऐसे में टाइटन का -230 डिग्री तक ठंडा होना एक बहुत ही डरावनी बात है। ऐसे टेम्परेचर में हम इंसान तो क्या, हमारे बनाए गए इंस्ट्रूमेंट्स भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं। आप में से कई लोग यह सोच रहे होंगे कि टाइटन इतना ठंडा इसलिए है क्योंकि वह सूर्य से बहुत दूर है। अब यह कारण काफी हद तक सही है, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से टाइटन इतना ठंडा नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक टाइटन के एटमॉस्फेयर का मैक्सिमम हिस्सा नाइट्रोजन गैस से बना हुआ है। यह गैस हीट को ट्रैप करने में बहुत कच्ची होती है। वहीं मंगल का वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का बना है, जो इसके बिल्कुल अपोजिट है। वायुमंडल के अलावा टाइटन पर होने वाला अल्बीडो इफेक्ट भी इसके लो टेम्परेचर का एक मुख्य कारण है। टाइटन की ज्यादातर सतह बर्फ से ढकी हुई है। जब इस बर्फ पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वह रोशनी रिफ्लेक्ट होकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। इससे टाइटन के अंदर जरा से भी हीट कैप्चर नहीं हो पाती,
जिस वजह से उसका टेम्परेचर इतना कम रहता है। इसी इफेक्ट को द अल्बीडो इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। टाइटन के वायुमंडल में मीथेन गैस भी मौजूद है, जो एक बहुत ही अच्छी ग्रीन हाउस गैस है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि यह ऐसी गैस होती है जो हीट को ट्रैप करने का काम करती है। ये बात तो सच है कि टाइटन के वायुमंडल में मीथेन प्रेजेंट है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत ही कम है, इतनी कम कि उसके द्वारा कैप्चर की गई गर्मी का कोई भी असर नहीं होता। टेम्परेचर के मामले में तो मंगल ग्रह टाइटन से काफी बेहतर है, इसलिए पहला पॉइंट मंगल के खाते में जाता है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। वैज्ञानिक कुछ पर्टिकुलर गैसेस को रिलीज करके आसानी से एक ग्रह का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। इसका सबसे सॉलिड उदाहरण हमें पृथ्वी पर ही देखने को मिल जाएगा। पिछले 100 सालों में हुई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से कई सारी ग्रीन हाउस गैसेस वायुमंडल में रिलीज हुई हैं। उन गैसेस के असर को बढ़ते हुए तापमान के रूप में देखा जा सकता है। इसी चीज को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग हमारे प्लेनेट के लिए बहुत हानिकारक है। यही कारण है कि क्लाइमेट साइंटिस्ट इसे कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर। खैर, तापमान इकलौती ऐसी चीज नहीं है जिससे एक ग्रह हैबिटेबल बनता है। तापमान के अलावा उस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। मंगल ग्रह की एटमॉस्फेरिक हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग रही है। एक समय पर इसके पास एक घना वायुमंडल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वह खत्म होता गया। आज मंगल का वायुमंडल बहुत ही पतला हो चुका है, जिस वजह से कुछ वैज्ञानिक तो उसे कंसीडर भी नहीं करते। उनके मुताबिक अगर मंगल को हैबिटेबल बनाना है तो हमें एक नए वायुमंडल का निर्माण करना पड़ेगा। मार्स के एटमॉस्फेयर का 95% हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है। यह गैस वैसे तो हमारे लिए काफी हानिकारक है, लेकिन मंगल के केस में यह हमारे बहुत काम आ सकती है। दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की गर्मी को बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेती है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इससे मंगल के तापमान को बढ़ाया जा सकता है। एलन मस्क ने एक इंटरव्यू में यह बताया था कि मार्स पर एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट करके उसके तापमान को चेंज किया जा सकता है। बॉम्ब से निकली गर्मी की वजह से मार्शियन पोल्स में मौजूद सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। गैस में कन्वर्ट होने के बाद यह प्लैनेट की हीट को अंतरिक्ष में नहीं जाने देगी, जिससे मंगल का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ेगा। यह आइडिया सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन कई वैज्ञानिकों ने इसे क्रिटिसाइज किया था। एटॉमिक बॉम्ब से टेम्परेचर तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन साथ ही में रेडिएशन लेवल्स भी बढ़ जाएंगे। इससे हम मार्स को हैबिटेबल नहीं बल्कि और ज्यादा हानिकारक बना बैठेंगे। एलन मस्क ने खुद ही उस इंटरव्यू के बाद यह कन्फेस किया था कि वह एटॉमिक बॉम्ब के आइडिया को लेकर सीरियस नहीं थे। उनका कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर हमें मंगल को हैबिटेबल बनाना है तो उसके टेम्परेचर को कुछ न कुछ करके इंक्रीज करना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मंगल पर नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन भी मौजूद है। सीधी सी बात है कि अगर वायुमंडल का 95% हिस्सा CO2 का बना है तो इन गैसेस की मात्रा बहुत कम होगी। रिसर्चर्स के मुताबिक मार्स एटमॉस्फेयर का 2.7% हिस्सा नाइट्रोजन, 1.6% हिस्सा आर्गन और मात्र 0.2% हिस्सा ऑक्सीजन गैस का बना है। ऑक्सीजन हम इंसानों के लिए कितनी जरूरी है यह बताने की जरूरत नहीं है। मंगल पर इतनी कम ऑक्सीजन में कोई भी इंसान लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा। अगर ऑक्सीजन ना भी हो तो नाइट्रोजन का होना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह गैस ऑटोट्रॉफ्स द्वारा इस्तेमाल की जाती है। ऑटोट्रॉफ्स उन जीव जंतुओं को कहते हैं जो अपने खाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते। वह अपना खाना केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, जैसे प्लांट्स और एल्गी। दुख की बात यह है कि मंगल पर यह दोनों ही गैसेस बड़ी मात्रा में नहीं है। वैज्ञानिकों ने परसिवरेंस रोवर के थ्रू आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने के एक्सपेरिमेंट जरूर किए हैं, लेकिन उन एक्सपेरिमेंट्स में मात्र कुछ ग्राम ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस हो पाई थी। यानी अगर हमें मंगल को हैबिटेबल बनाना है तो हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को ही वहां तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन टाइटन के साथ ऐसा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटन का 95% वायुमंडल नाइट्रोजन गैस से बना हुआ है। एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में 71% मात्रा नाइट्रोजन गैस की ही है। इससे यह पता चलता है कि यह पृथ्वी पर मौजूद इकोसिस्टम्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। खैर, नाइट्रोजन के अलावा टाइटन का 5% हिस्सा मीथेन और बाकी छोटी मोटी गैसेस से बना हुआ है। वैज्ञानिक बताते हैं कि टाइटन पर नाइट्रोजन का होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल है। इसका और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ऑटोट्रॉप्स को जिंदा रखा जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह ऑटोट्रॉप्स कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने का भी काम करेंगे। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यह सब कुछ एक एनक्लोज्ड इकोसिस्टम में होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मीथेन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बहुत बड़े धमाके होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि मीथेन वही गैस है जिसे आम भाषा में CNG कहा जाता है। यह एक फ्यूल के रूप में इस्तेमाल की जाती है। अब आप खुद ही यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें आग लगने पर कितनी भयानक डिजास्टर हो सकते हैं।
मीथेन के अलावा टाइटन पर प्रोपेन की भी कुछ मात्रा मौजूद है। विस्फोटक होने के साथ साथ यह गैस हाईली रिएक्टिव भी होती है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर एलपीजी सिलेंडर्स में किया जाता है। इन सब बातों से हमें यह पता चलता है कि टाइटन का एटमॉस्फेयर वैसे तो जीव जंतुओं के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उन्हें एक डोम जैसे स्ट्रक्चर में ना रखा जाए तो बहुत बड़ा डिजास्टर भी हो सकता है। मार्स और टाइटन दोनों पर ही ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन के बेसिस पर यह कहा जा सकता है कि टाइटन का एटमॉस्फेयर मंगल से अच्छा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस के अलावा उसका प्रेशर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मंगल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी के मुकाबले मात्र 0.6% है। यह इतना कम है कि इसमें इंसान सांस लेना तो दूर बल्कि बिना सूट के जीवित भी नहीं रह सकता। अगर कोई इंसान बिना स्पेस सूट के मंगल पर लैंड करता है तो उसके शरीर के साथ ऐसी भयानक चीजें होंगी जिन्हें आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सबसे पहले तो उसके शरीर में मौजूद सारा लिक्विड इवेपोरेट होने लगेगा। सारे लिक्विड का मतलब सारा लिक्विड यानी खून भी। जैसे ही यह प्रोसेस शुरू होगा वैसे ही उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी। अगर किसी तरह से वह इससे बच गया तो डिकम्प्रेशन सिकनेस उसकी जान ले लेगी। इसमें इंसान की बॉडी कम प्रेशर की वजह से फूलने लगती है। वह तब तक फूलती रहती है जब तक शरीर के सारे टिश्यू फट ना जाएं और वह इंसान ब्लास्ट ना हो जाए। मंगल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे लिए बहुत जानलेवा है। अगर प्रोटेक्शन शील्ड ना पहनी जाए तो इससे तुरंत हमारी मृत्यु हो सकती है। लेकिन टाइटन के साथ ऐसा नहीं है। टाइटन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा है। यह हम इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप टाइटन पर बिना किसी सूट के भी लैंड करेंगे तो प्रेशर की वजह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि प्रेशर थोड़ा सा हाई होने की वजह से हमें चलने में माइनर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल यह मंगल के कंपैरिजन में काफी सेफ होगा। इस फैक्टर में भी टाइटन मंगल के कंपैरिजन में कई गुना अच्छा है। रिसोर्सेज। हमने टेम्परेचर, वायुमंडल और प्रेशर जैसी भौतिक चीजों की तो बहुत बात कर ली, लेकिन मंगल और टाइटन पर घर बनाने के लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। मंगल पर कोई डायरेक्ट रिसोर्स मौजूद नहीं है, लेकिन उस पर पड़ने वाली सोलर एनर्जी को एक रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ इसी तरह मंगल पर आने वाले तूफानों से विंड एनर्जी कलेक्शन भी की जा सकती है। ये दोनों ही एनर्जी के बहुत अच्छे सोर्सेस हैं, लेकिन इनके साथ एक बड़ी दिक्कत भी है। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जब तक वह इंस्ट्रूमेंट मंगल पर नहीं लगाए जाएंगे तब तक इस एनर्जी को कलेक्ट नहीं किया जा सकता। वहीं टाइटन के केस में ऐसा नहीं है। उसके वायुमंडल से लेकर उसकी सतह तक हर जगह रिसोर्सेस ही रिसोर्सेस मौजूद हैं। अगर उसके वायुमंडल और सतह पर मौजूद मीथेन का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए किसी स्पेशल सेटअप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस गैस को कलेक्ट करो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओ और एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। इसके अलावा टाइटन पर ऐसे भी कंपाउंड मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके हल्के और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। इन कंपाउंड्स का इस्तेमाल करके टाइटन पर घरों का निर्माण किया जा सकता है। मंगल पर यह काम उसकी मिट्टी और धूल के जरिए किया जा सकता है। इनकी मदद से ईंटों को मैन्युफैक्चर करके घर बनाए जा सकते हैं, लेकिन कोई डायरेक्ट एनर्जी सोर्स न होने के कारण यह प्रोसेस बहुत ही लंबा और महंगा पड़ेगा, जबकि टाइटन के केस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर भी टाइटन मंगल से काफी बेहतर साबित होता हुआ दिखाई देता है। द लास्ट कंपैरिजन, मैग्नेटोस्फीयर और मैग्नेटिक फील्ड। अब बारी है उस आखिरी चीज को कंपेयर करने की जिससे एक ग्रह की हैबिटेबिलिटी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम बात कर रहे हैं मैग्नेटोस्फीयर या मैग्नेटिक फील्ड की। मंगल की मैग्नेटिक फील्ड आज से कई अरब साल पहले ही खत्म हो चुकी है। एक समय पर मंगल के केंद्र में लिक्विड मेटल मौजूद हुआ करते थे। इन मेटल्स के मूव होने पर करंट उत्पन्न होता था, जिससे मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता था। अब क्योंकि वह मेटल ठंडे पड़ चुके हैं, इसलिए मार्स की मैग्नेटिक फील्ड भी पूरी तरह से शांत हो चुकी है। मैग्नेटिक फील्ड न होने के कारण मार्स पर रेडिएशन की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। अगर यह रेडिएशन किसी इंसान के शरीर में चली जाए तो उसका डीएनए भी खराब हो सकता है। इससे कई तरह के कैंसर और ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिनका इलाज आज भी साइंस के पास नहीं है। एक मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है अंतरिक्ष से आने वाली रेडिएशन को ब्लॉक करना। हमारा सूर्य हर पल चार्ज्ड पार्टिकल्स की बारिश करता रहता है। जब यह पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो यह नष्ट हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड न होने पर यह डायरेक्टली ग्रह के अंदर घुस जाते हैं और उसे बंजर बनाने लगते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंगल के वायुमंडल और उस पर मौजूद पानी को नष्ट करने में इन्हीं चार्ज्ड पार्टिकल्स का हाथ है। टाइटन के पास भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यह चार्ज्ड पार्टिकल्स उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि टाइटन शनि ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। सैटर्न की मैग्नेटिक फील्ड इतनी विशाल है कि उसके ज्यादातर चांद उसके अंदर मौजूद है।
इससे उन्हें अंतरिक्ष की हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्शन मिलती है, जिससे उनका वायुमंडल और वातावरण सेफ रहता है। इस केस में भी टाइटन मंगल से काफी बेहतर साबित होता है। फाइनली हमने टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, प्रेशर, रिसोर्सेज और मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पर मंगल और टाइटन को कंपेयर कर लिया है और इन सभी चीजों के आधार पर टाइटन इस मुकाबले को क्लियरली जीत चुका है। लेकिन आपके मुताबिक इन दोनों में से कौन सा स्पेस ऑब्जेक्ट हमारे फ्यूचर के लिए ज्यादा बेहतर होगा? हमें नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।